अब एक इंडिपेंडेंट कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, बहुत ही डेंजरस कॉन्सेप्ट इन द शाफ्ट्स, जिसका नाम है विरलिंग ऑफ शाफ्ट्स। नाम सुना है? इज अ वेरी डेंजरस कॉन्सेप्ट इन द शाफ्ट माय डियर, नेम इज कॉल्ड विरलिंग ऑफ शाफ्ट्स। इसको अच्छे समझिएगा, ये प्रैक्टिकल फिनोमेना है, ये क्या होता है, इसका मतलब क्या है, ये चीज आपको अच्छे से समझनी है। दिस इज टोटली प्रैक्टिकल फिनोमेना। और एक बात श्योर है मेरे लाल, दुनिया का कोई भी रोटर हो, चाहे वो पंखे का हो, फ्लाईव्हील हो या गियर हो या कुछ हो, लगेगा शाफ्ट पे। कहीं का पंप का रोटर हो, कंप्रेसर का रोटर हो, फैन का रोटर हो या कूलर का रोटर हो, लगेगा किस पे? और शाफ्ट के सपोर्ट होंगे गियर। तो एक फिनोमेना आपको बहुत जबरदस्त समझना है, जो कि एक शाफ्ट रोटर सिस्टम है। इसमें कोई मशीन नहीं है, समझ लो यही पार्ट है, यही पार्ट ही मशीन है। तो यहाँ पर अब आपको डिफरेंस भी नहीं रह जाएगा, क्योंकि रोटर का मास ही मशीन का मास काउंट होगा, क्योंकि पूरे सिस्टम में सिर्फ शाफ्ट रोटर ही है, बात ही उसकी हो रही है। अब उसे आप एम रोटर बोल दो या एम बोल दो, यहाँ पर एम रोटर और एम में कोई फर्क नहीं है, क्योंकि यहाँ बात ही सिर्फ किसकी है? शाफ्ट रोटर सिस्टम, दैट्स इट। तो यहाँ मशीन ही यही है जो कि एक रोटर है। तो यहाँ पर आप एम रोटर लिखो या एम लिखो, सिंपल, यहाँ कोई डिफरेंस नहीं। ध्यान से प्रैक्टिकली समझिए, क्योंकि ये प्रॉब्लम बहुत बड़ी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है। आपको समझना है ये दिक्कत क्या है, उसके बाद हम लोग ये भी देखेंगे इस दिक्कत को हम कैसे रिजॉल्व करते हैं, क्योंकि रिजॉल्व नहीं करेंगे तो मर जाएंगे, मर जाएगी शाफ्ट। शाफ्ट की मौत का दूसरा नाम खत्म, मौत, सीधा खत्म। देखिए बेटा, मैं एक प्रैक्टिकल सिस्टम से उठाता हूँ। जैसे मान लीजिए ये एनटीपीसी पावर प्लांट, और इन दो बियरिंग्स के बीच में एक लगी क्या? शाफ्ट। आपको मालूम है लाइन जॉइनिंग द सेंटर्स ऑफ बियरिंग हमारी क्या होती है? एक्सिस ऑफ रोटेशन। बियरिंग्स को मिलाने वाली लाइन हमारी क्या है? एक्सिस ऑफ रोटेशन। और इस पे लगी हमारे क्या? रोटर। कितना भी सुंदर आप रोटर बना लो माय डियर, रोटर का मास क्या है? हाँ, यहाँ पर एम रोटर और एम एक ही चीज है ना, क्योंकि पूरा सिस्टम ही यही है। इसका सेंटर ऑफ मास अपने ज्योमेट्रिक सेंटर से कुछ ना कुछ एसेंट्रिक होगा। अच्छा, जीटा यहाँ क्या होगा? क्लोज टू जीरो। मैं मान रहा हूँ जीरो नहीं है, लेकिन डेडली क्लोज टू जीरो, इसलिए हम लोग निगलेक्ट कर देंगे, क्योंकि इस सिस्टम में फ्रिक्शन केवल एक जगह से आएगा, बेयरिंग से। और उसको आपने क्या डाल रखा है? ऑयल। बेयरिंग ऑयल ग्रीस होती है ना, ऑलमोस्ट डेडली जीरो। भाई मशीन में तो हम डेडली जीरो इसलिए नहीं मानते, क्योंकि मशीन में तो 10 जगह से फ्रिक्शन आता है, जिसका ओवरऑल इफेक्ट गुड हो जाता है। लेकिन यहाँ तो फ्रिक्शन आना ही नहीं है, सिर्फ एक जगह से आना है। कहाँ भाई? शाफ्ट और रोटर तो एक ही सिस्टम है, वो तो एक ही लिंक हो गए। ले दे के यहाँ से आना है, और उसको भी आपने नील कर दिया, ऑलमोस्ट क्लोज टू जीरो। अगर मैं जीटा को यहाँ निगलेक्ट कर रहा हूँ तो ठीक है, कोई गलत बात नहीं, क्योंकि वो क्लोज टू नेग्लिजिबल है। अगर हम उसको निगलेक्ट करके काम कर रहे हैं तो हमारे रिजल्ट्स बिल्कुल क्लोज टू रियल होंगे। 1-2% आप उसमें डेविएशन समझिएगा, बाकी तो सब वही। तो अगर मैंने यहाँ जीटा को निगलेक्ट किया है तो ये जस्टिफाइड है, इसमें कोई दो राय नहीं है। होगा क्या? जैसे ही ये घूमेगा, यहाँ पर एक अनबैलेंस फोर्स आएगा रोटर पे, तो शाफ्ट को बेंड करेगा। ये देखिए, ये दो बियरिंग्स, कुछ समय बाद सिचुएशन क्या होगी मैं ये दिखा रहा हूँ। आफ्टर सम टाइम लाइन जॉइनिंग द सेंटर्स क्या होती है? एक्सिस तो वही रहेगी, क्योंकि बियरिंग्स अभी भी वही है, लेकिन शाफ्ट हमारी थोड़ी बेंड हो जाएगी। सपोज इसमें डिफ्लेक्शन एक आ गया। कितना आ गया? अब ये तुम एम्पलीट्यूड बोलो, डिफ्लेक्शन बोलो, बेंडिंग बोलो, मैंने आपको बोला था फोर्स वाइब्रेशन में एक ही एम्पलीट्यूड होता है। इसको आप बेंडिंग बोलो, डिफ्लेक्शन बोलो, ये सब एक ही बात है। फोर्स वाइब्रेशन में एम्पलीट्यूड होता ही है क्या? 10 तो होते नहीं, वो एक ही होता है, जो भी नाम लिया जाएगा एक ही होगा। अच्छा, इसके ऊपर क्या लगा है? रोटर का सेंटर ऑफ मास अपने ज्योमेट्रिक सेंटर से कितना दूर था? E, जो अब एक्सिस से कितना दूर हो गया? A प्लस ई। तो ये कितना फोर्स आएगा? M A प्लस ई ओमेगा स्क्वायर। अच्छा, जब शाफ्ट बेंड होगी मेरे लाल, तो शाफ्ट में भी बेंडिंग स्टिफनेस होगी। अगर मान लीजिए ये S इसकी बेंडिंग स्टिफनेस है, तो क्या मैं कह सकता हूँ शाफ्ट भी ऑफर करेगी रेजिस्टेंस S इंटू ए का? अरे ऐसे X वही लिख रहा हूँ, यहाँ एम्पलीट्यूड A है तो ऐसे लिख रहा हूँ। जहां ये इसको इक्वेट कर जाएगा, बेंडिंग विल स्टॉप। स्टॉप का मतलब बेंडिंग आगे इंक्रीज नहीं होगी, उतनी तो रहेगी, बढ़ेगी नहीं। तो अगर आप निकालना चाहते हैं तो आप एम्पलीट्यूड निकाल सकते हैं। कैसे? S इंटू ए इज इक्वल टू एम ए प्लस ई ओमेगा स्क्वायर। तो ऐसे आ जाएगा एम ए ओमेगा स्क्वायर प्लस एम ई ओमेगा स्क्वायर। इसको इधर ले आइए और एम ए ओमेगा स्क्वायर कॉमन ले लीजिए। S अपॉन एम ओमेगा स्क्वायर माइनस 1 एम ई ओमेगा स्क्वायर। एम ओमेगा स्क्वायर कैंसिल, यहाँ से ए आ जाएगा। S बाई एम क्या होता है? ओमेगा एन स्क्वायर। ई अपॉन ओमेगा एन अपॉन ओमेगा होल स्क्वायर माइनस 1। बस ये जो एम्पलीट्यूड है ना, यहाँ पर हमने जीटा को क्या किया? हाँ, इसीलिए देखिए कहीं डैम्पिंग फोर्स नहीं दिख रहा, अनबैलेंस फोर्स दिख रहा है आपको, स्प्रिंग फोर्स दिख रहा है, डैम्पिंग नहीं दिख रहा ना, क्योंकि जीटा इज ऑलमोस्ट वो नेग्लिजिबल है। नेग्लिजिबल है तो हमने निगलेक्ट कर दिया। अब बच्चों को लगता है सर ये कोई नया फार्मूला आ गया। अबे नया नहीं आया, वही, क्योंकि फोर्स वाइब्रेशन में कोई 10 एम्पलीट्यूड नहीं होते। मैं ऐसे निकालूं या वैसे निकालूं, चीज एक ही यानी पीआई का एम्पलीट्यूड, ये पीआई का एम्पलीट्यूड है, बस सिर्फ इतना फर्क है, यहाँ पर जीटा जीरो रख दिया। इस फार्मूले में 4 चीजें इन्वॉल्व है बच्चों, तो ध्यान से देखिएगा। पहला, eccentricity of the rotor center of mass from its own center, natural frequency,
ओमेगा को आप लिख सकते हैं फोर्स, फ्रीक्वेंसी या स्पीड, कुछ भी बोल दें। और चौथी चीज डिफ्लेक्शन, बेंडिंग, एम्पलीट्यूड, स्टेडी स्टेट वाइब्रेशन, एम्पलीट्यूड, कुछ बोल दो। इन चार में से कोई तीन चीजें वो आपको दे देगा, चौथी निकाल लोगे, एक फार्मूला आपको और मिल गया। वैसे भी आप लोग खूब फार्मूलों की चाहत रखते हैं। हमारा गेम अब चालू होता है, हम फिजिकल पॉइंट पे डिस्कशन करना चाहते हैं, गेम हमारा अब चालू होता है, ये तो आप खुद कर लोगे फार्मूला। कुछ मशीन ऐसी हैं, कुछ सिस्टम्स ऐसे हैं, इन सम सिस्टम्स वेयर रनिंग लाइफ इज वेरी लेस। देखिए आप सिस्टम के फटीग को रोक तो चुके हैं, लेकिन उनकी रनिंग लाइफ बहुत, हर सिस्टम की नहीं, कोई बोले पंखे की 1200 साल कम है, लेकिन कुछ हमारे ऐसे सिस्टम है जहां रनिंग लाइफ बहुत कम है। रनिंग लाइफ दो जगह मैडम बहुत कम होती है। पहला मैं बता रहा हूं कहां, ये कौन से सिस्टम है, ईदर वाइब्रेशंस आर टू हेवी, आइटम्स बहुत हेवी है, ये मोटे मोटे मास माइडिया, ये बड़े बड़े रोटर, ये लगे हुए हैं। सोचो अनबैलेंस फोर्स कितना खतरनाक होगा। सोचो जैसे एनटीपीसी पावर प्लांट, टरबाइन रोटर, एचपीएलपी, आईपी रोटर लगे हैं, देखो कितना मास है, स्पीड इतनी खतरनाक है। एक पंप देखते हो, पंप में छोटा सा इंपेलर होता है, मास तो कम है उसका, लेकिन स्पीड इतनी खतरनाक है कि इससे कंपेयर होगा कहाँ 1000 आरपीएम, कहाँ 10,000 आरपीएम, 10 टाइम्स स्पीड बढ़ गई। अनबैलेंस फोर्स स्पीड स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है, 100 टाइम्स ज्यादा होगा। तो या तो वाइब्रेशन बहुत हेवी है इसलिए लाइफ बहुत कम है, नंबर 2, और आइटम्स आर टू डेलिकेट। कभी कभी क्या होता है, वाइब्रेशन तो बहुत कम है, बहुत कम है, लेकिन जिनके ऊपर है वो आइटम बहुत डेलिकेट है, तो वो उससे मर जाते हैं। वो कहते हैं यार बहुत हैवी है यार ये वाइब्रेशन, जबकि आपके लिए वो बहुत कम है। आपको लगता है ये कोई वाइब्रेशन है, लेकिन वो जिसके ऊपर है उसके डेलिकेसी लेवल इतना ज्यादा है कि उसके लिए वो बहुत ज्यादा है। एक कंप्यूटर के प्रोसेसर पे एक छोटा सा फैन लगा है, आपको लगता है बहुत छोटा सा फैन है, वो जो फैन की वाइब्रेशन है ना, वो इतने भारी है प्रोसेसर पे कि प्रोसेसर की लाइफ 4 महीने नहीं है। 4 महीने के बाद आप कंप्यूटर चेंज कर पाएंगे? आपको बैंक में बहुत पैसा है, वो भी खाली हो जाएगा, क्योंकि अगले 4 महीने बाद फिर करना पड़ेगा। उसकी लाइफ 4 महीने है, आपको उसकी लाइफ को 4 महीने से 4 साल करना है, तब आप एक कंप्यूटर को खरीद पाएंगे, नहीं तो आपका ब्रेक इवन नहीं आएगा। प्रॉफिट की दूर की बात है, छोड़ दीजिए, आप विल नॉट बी हैविंग ब्रेक इवन इवन। किसी भी चीज को देखो बेटा, आप उस समय चेंज कर सकते हैं व्हेन यू गेट द ब्रेक इवन, कि ठीक है आज हमारा नो प्रॉफिट नो लॉस हो गया, उसके बाद हमें थोड़ा प्रॉफिट हुआ, फिर हमारे पास इतना पोटेंशियल हो जाता है कि वी कैन रिप्लेस द सिस्टम बाय न्यू सिस्टम। लॉस में आप कब तक करोगे, कंपनी बंद हो जाएगी, क्योंकि कोई एक बार तो करना नहीं है कि चलो एक बार लगा दिया फिर अगले 4 महीने के बाद उसकी लाइफ दोबारा चेंज करो। पूरे कंप्यूटर की कॉस्ट में सिर्फ एक ही तो कॉस्ट है क्या, वही तो कॉस्टली है यार, बाकी सब तो सपोर्टिंग एलिमेंट है। 25-25 पैसे के डायोड, कैलकुलेशन तो प्रोसेसर ने करनी है ना, जरा सा प्रोसेसर हाई होता है कंप्यूटर की कॉस्ट पहुंच जाती है 50,000 से 1 लाख। सो माय डियर, पॉइंट ये है कि अगर हमें किसी भी सिस्टम को यूज करना है तो उसके ब्रेक इवन तो आना बहुत जरूरी है। और इन सिस्टम्स की लाइफ बहुत कम है, या तो वाइब्रेशन बहुत हैवी है या वो आइटम बहुत टू डेलिकेट है। इन दोनों ही सिस्टम्स को लाइफ बढ़ानी है बेटा, नहीं बढ़ा पाएंगे ना तो ये हमारे लिए दूसरे ग्रह के प्राणी हो जाएंगे, फिर तो हम हाथ जोड़ देंगे कि भैया मैंने यूज ही नहीं कर सकते। एक मैथमेटिशियन ने बहुत अच्छा आइडिया दिया कि अगर इस तरह की दिक्कत है, टू इंक्रीज द लाइफ इन दीज सिस्टम्स, टू इंक्रीज द लाइफ इन दीज सिस्टम्स, उसने आइडिया ये दिया कि अगर हम शाफ्ट को एक ऐसी स्पीड पे ले जाते हैं जो उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी को क्रॉस कर जाए। तो देखो बच्चों, अगर ओमेगा की वैल्यू ओमेगा इनको क्रॉस करती है तो यहां से हमारा जो एम्पलीट्यूड है ये निगेटिव हो जाएगा। आप चेक करो, देखो चेक करना बहुत जरूरी है, अगर आप चेक नहीं करोगे तो आप समझ नहीं पाओगे। तो इस केस में हमारा एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। एम्पलीट्यूड निगेटिव होने का मतलब क्या है ये समझो, मतलब जो शाफ्ट की बेंडिंग होगी विल बी इन ऑपोजिट डायरेक्शन। जो हमारी शाफ्ट की बेंडिंग होगी वो ऑपोजिट डायरेक्शन में। भाई एम्पलीट्यूड कम नहीं हुआ, निगेटिव हुआ, निगेटिव का मतलब शाफ्ट बेंडिंग विल बी इन ऑपोजिट डायरेक्शन, मतलब जो बेंड ऐसे हो रहा है वो उल्टा होना शुरू हो जाएगा, समथिंग लाइक दैट। लुक एट द पॉइंट केयरफुली। ये हमारे बेयरिंग्स थे, बोलो बच्चों, ये हमारी शाफ्ट थी ना, ये रोटर था ना, ये रोटर का सेंटर ऑफ मास था ना, यहां से कितना एसेंट्रिक था। अगर हमारी ये स्पीड ओमेगा ओमेगा इनको क्रॉस हो गई तो शाफ्ट सेंटर ऑफ मास की तरफ नहीं, उसका उल्टा बेंड करेगी। रिफ्लेक्शन निगेटिव हो गया है, मतलब अगर रोटर का सेंटर ऑफ मास इधर है तो बेंडिंग इधर ना होके उल्टी, सेंटर ऑफ मास नीचे जाएगा तो ऊपर बेंडिंग। और अगर ऐसा हुआ तो इसी शाफ्ट पे लगेगा रोटर, रोटर का सेंटर ऑफ मास टुवर्ड्स द एक्सिस मूव कर जाएगा, क्योंकि लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ बेयरिंग हमारी क्या है, एक्सिस है। और अगर रोटर का सेंटर ऑफ मास टुवर्ड्स एक्सिस मूव कर गया तो जो एक्सिस से उसकी डिस्टेंस ई से ई प्लस ए हो रही थी ना, प्लस ए तो छोड़ दो, ई से भी कम होनी शुरू हो जाएगी और आपके अनबैलेंस फोर्स इतने कम हो जाएंगे मेरे लाल कि जिस शाफ्ट रोटर सिस्टम को आप 6 महीने नहीं चला पा रहे थे वो अगले 6 साल के लिए सेफ हो जाएगा। एक्सपोनेंशियली लाइफ बढ़ेगी। आइडिया तो बहुत सुभान अल्लाह,
क्योंकि डिस्टेंस एकदम से बहुत कम हो गई ना, जो ई से ई प्लस ए हो रही थी, अब तो प्लस ए तो छोड़ दो, ई से भी कम, और बैलेंस फोर्स कितना डिक्रीज होगा। लेकिन मेरे लाल, इस गेम में एक छोटी सी दिक्कत है, आप जीरो से एक ऐसी स्पीड लेके जाना चाहते हैं जो ओमेगा एन से ज्यादा हो, तो बीच में कहीं ना कहीं आप ओमेगा एन पे भी आएंगे, और जैसे ही आएंगे वहां पर आपकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी फोर्स फ्रीक्वेंसी को मैच कर जाएगी, और यही स्टेट कहेगी रेजोनेंस। और मैं पहले भी पढ़ा चुका हूं, आप यहां भी देख सकते हैं, ऑलमोस्ट ये कौन सा केस है, और नो डैम्पिंग कंडीशन में रेजोनेंस पे एम्पलीट्यूड क्या हो जाता है, इनफाइनाइट। मैक्सिमम क्या इनफाइनाइट हो जाता है, तो ये भी समझ लो क्लोज टू इनफाइनाइट ही होगा, क्योंकि जीटा क्लोज टू जीरो है यहाँ। देखो बाकी किसी डैम्पिंग में नहीं होता, नो डैम्पिंग केस में इनफाइनाइट हो जाता है, तो ये केस ऑलमोस्ट वेरी नियर टू नो डैम्पिंग ही है, और दुनिया की कोई ताकत इनफाइनाइट डिफ्लेक्शन को बियर नहीं कर सकती। जैसे ही ये पॉइंट आएगा ओमेगा इक्वल टू ओमेगा एन, मेरे लाल, शाफ्ट और शाफ्ट पे लगे रोटर और रोटर पे लगे ब्लेड कहां जाएंगे, पावर प्लांट के कर्मचारी अगले 10 साल ना खोज पाएंगे। विर्लिंग, यही विर्लिंग स्पीड है। कभी कोई विर्लिंग स्पीड आपसे पूछ ले, इसी को लोग फंडामेंटल विर्लिंग स्पीड भी बोलते हैं, इसी को कुछ लोग क्रिटिकल स्पीड भी बोलते हैं, सब एक ही चीज है। सीधा नेचुरल फ्रीक्वेंसी निकाल देना, नेचुरल फ्रीक्वेंसी ही आपकी विर्लिंग स्पीड है। पूछते हैं किस किस चीजों पर डिपेंड करती है, जिन पे एसआई में डिपेंड करेंगे, बोले एरिया यस सर स्टिफनेस डिपेंडेंट है, बोले लेंथ यस सर स्टिफनेस डिपेंडेंट है, बोले डेंसिटी यस सर मास डिपेंडेंट है, कल को बोले एसेंट्रिसिटी थ्रू पे ना थ्रू, बस को ई से क्या मतलब है, ई को मतलब है एम्पलीट्यूड डिपेंडेंट है, ये डिपेंडेंट नहीं। नेचुरल फ्रीक्वेंसी ही आपकी विर्लिंग स्पीड है, यही मेन विर्लिंग स्पीड है। और अगर हम इस विर्लिंग स्पीड को क्रॉस कर जाते हैं तो हमारे जिन सिस्टम्स की लाइफ बहुत कम थी वो बढ़ जाती है, और जिन सिस्टम की लाइफ ऑलरेडी बढ़िया है उनमें दिक्कत नहीं, हम क्रॉस ही नहीं करते। मैंने आपको क्यों बोला था, मोस्ट ऑफ द मशीन हमारी ओमेगा बाई ओमेगा एन लेस देन रूट 2 पे काम करती है। लेस देन रूट 2 क्या, लेस देन 1 पे काम करती है। जो 1 से कम हो गया वो रूट 2 से कम ऐसे ही हो गया ना यार। हम ये पॉइंट क्रॉस नहीं करते क्योंकि ये पॉइंट मौत का पॉइंट है, यही सिस्टम कोलैप्स कर जाएगा पूरा। इसलिए मोस्ट ऑफ द मशीन हमारी ओमेगा बाई ओमेगा एन लेस देन 1 पे काम करती हैं, जो कि एक तरह से लेस देन रूट 2 भी हो गया। मैंने बोला था ना मोस्ट मशीन वर्किंग जोन है। बहुत रेयरली जब हमारी लाइफ बहुत कम होती है और हमारी बर्दाश्त के बाहर होता है कि यार हम 4 महीने 6 महीने के बाद ये करोड़ों के एक्सपेंसेस रिपीट नहीं कर पाएंगे, पावर प्लांट चेंज नहीं कर पाएंगे, हम 1 साल के बाद पूरी शाफ्ट और रोटर पावर प्लांट के चेंज नहीं कर सकते, मेरे लिए करोड़ों के इन्वेस्टमेंट है, उनका ब्रेक इवन आता है 5 साल के बाद, हम 1 साल के बाद चेंज कैसे कर लें। वहां पर हमें विर्लिंग स्पीड को क्रॉस करना है टू इंक्रीज द लाइफ, जो कि बहुत रेयर सिस्टम है। जैसे सेंट्रीफ्यूगल पंप बहुत हाई स्पीड है, अनबैलेंस फोर्स टू हैवी है, कंप्यूटर के प्रोसेसर पे फैन लगा है, तो इसको क्रॉस कराने का सिर्फ एक तरीका है मेरे लाल, कि यहां पर सिस्टम को माइक्रो टू नैनो सेकंड में निकालो, क्योंकि यहां अगर मिली सेकंड भी मिल गया तो ब्लास्ट है। इसको सिर्फ समय बचा सकता है और कोई नहीं मेरे लाल, यहां सीधी मौत है, मौत का पॉइंट है विर्लिंग स्पीड। इसीलिए इसको कुछ लोग वीपिंग भी बोलते हैं, वीपिंग मतलब रोना। पूरा पावर प्लांट रोएगा कि सिस्टम गुजर गया, उस गए करोड़ों के प्लांट। इसको सिर्फ यहां पर टाइम निकाल सकता है कि इस पॉइंट को इतनी शार्प शूट अप कर लो मेरे लाल कि सिस्टम को हवा ही ना लगे वो कब निकला यहां से। क्योंकि अगर सिस्टम को हवा लग गई मिली, अबे यार सेकंड तो बहुत बड़ी बात है, मिली सेकंड भी मिलकर उड़ा देगा यहां। इसके लिए प्रॉपर गवर्निंग होती है। जैसे मान लो 0 से 5000 आरपीएम तक जाना है, बीच में 2000 आरपीएम पे विर्लिंग है, तो हम धीरे धीरे स्पीड को बढ़ाते हैं। जैसे ही ये 2000 के बहुत नियर होती है, मान लो 1800 1900 आ गई, गवर्नर पूरा लोड शिफ्ट कर देता है रनिंग टॉर्क से स्टार्टिंग टॉर्क पे, जहां पर मल्टीपल मोटर्स लगी हुई हैं, सिंक्रोनस मोटर्स जो सारी एक साथ ऑन होती हैं, और स्टार्टिंग टॉर्क इस कदर बढ़ा दिया जाता है, जैसे आप ये समझ सकते हैं फॉर अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड मारुति 800 में हवाई जहाज का इंजन लग गया फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए, और ऐसे शूट करते हैं मेरे लाल, ऐसे। टाइम नहीं देना हमको उस पॉइंट पे, समझ लीजिए हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे क्या चल रहा है, टाइम नहीं देना, माइक्रो टू नैनो सेकंड में निकालते हैं, और धीरे धीरे उसके बाद लोड शिफ्ट कर देते हैं रनिंग टॉर्क पे, आराम से जहां तक उठाना उठा लेना। और मेरे लाल रोकने में भी पॉइंट बीच में आएगा, तो इसको हम डायरेक्टली रोक भी नहीं सकते। भाई आप विर्लिंग के ऊपर काम कर रहे हो, रोकने में भी तो पॉइंट आएगा बीच में, तो हमको बहुत शार्प नीचे लाना है इसको। इसलिए इनको रिवर्स शॉक से रोका जाता है, ये नहीं कि आराम से पंखे बंद कर दो हवा में रुक जाएगा, नो, ये तो उड़ा देगा। जहां विर्लिंग को क्रॉस करके काम कर रहे हैं वहां ब्रेकिंग टॉर्क से रोका जाता है। पेल्टन टरबाइन को रोकने के लिए रिवर्स जेट लगाते हैं, क्यों लगाए गए, जब ये पंखा रुक सकता है तो पेल्टन का पंखा नहीं रुक सकता। पानी की जेट तुमने ऑफ कर दिया, फॉरवर्ड जेट तो रुकेगा ही रुकेगा, लेकिन इट विल टेक टाइम, एंड विर्लिंग को आपने क्रॉस किया हुआ है टू इंक्रीज द लाइफ ऑफ द पावर प्लांट, तो वी कैन नॉट स्टॉप इन अ मोर टाइम। हम फ्रिक्शन से नहीं रोक सकते, 1 मिनट ले लेगा वो तो उड़ा देगा। उसको तुम उल्टे जेट मारते हो, चलता हुआ रन यूं रुकता है। कभी कंप्यूटर प्रोसेसर का फैन देखिए यूं रुकता है, कभी पंप का इंपेलर देखिए, आप ये बंद करते हैं यूं देखते हैं रुक जाता है, उसके अंदर वैक्यूम लगा होता है, वो वैक्यूम ब्रेक से रुकता है। कॉन्सेप्ट कुछ भी यूज करो, अगर विर्लिंग के ऊपर हो तो हमें इस पॉइंट को अप या डाउन दोनों में आने में
शार्पली निकालना है माइक्रो टू नैनो सेकेंड में। सिर्फ टाइम है जो यहां बचा सकता है। अगर यहां मिली सेकेंड मिल गए तो कोई बचा नहीं पाएगा। ये प्रैक्टिकल फेलियर है। क्लियर हुआ आपको? चलिए, आपके नॉलेज के लिए बता दे रहे हैं। किसी भी एग्जामिनर को आप तब तक नहीं बताएंगे जब तक वो खुद ना पूछे इंटरव्यू में, और न्यूमेरिकल में तो बिल्कुल भी नहीं, यूज ही ना करना इसको। आपके नॉलेज के लिए एक सेकंड कर्लिंग स्पीड भी होती है। देखिए बेटा, ये जो बेंडिंग हो रही है शाफ्ट में, ये रोटेटिंग अनबैलेंस फोर्स से हो रही है। लेकिन एक बेंडिंग खुद के वेट से भी होती है, स्टैटिक लोड से, mg। तो इट इज ड्यू टू सेल्फ वेट mg। लेकिन ये कर्लिंग स्पीड ओनली इन हॉरिजॉन्टल शाफ्ट, क्योंकि अगर शाफ्ट हमारी वर्टिकल है तो वेट से बेंडिंग नहीं होगी, कंप्रेशन होगा। बेंडिंग सिर्फ हॉरिजॉन्टल शाफ्ट में होगी। देखो, ये बेंडिंग तो दोनों में होगी, क्योंकि ये तो रोटेटिंग अनबैलेंस फोर्स है। शाफ्ट वर्टिकल हो या हॉरिजॉन्टल, इससे फर्क नहीं पड़ता है, तो बेंड कराएगा ही। तो मेन कर्लिंग स्पीड ये होती है। लेकिन जो सेकंड कर्लिंग स्पीड होती है वो सिर्फ हॉरिजॉन्टल में होती है, और इसकी वैल्यू भी बता रहा हूं आपको। एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है सेकंड कर्लिंग स्पीड की। इसको बोला जरूर सेकंड जाता है, लेकिन इसकी वैल्यू इससे कम होती है। इज ऑलमोस्ट हाफ ऑफ फंडामेंटल होती है, हाफ ऑफ अंडर रूट ऑफ S/m। तो अगर हमारी शाफ्ट हॉरिजॉन्टल है तो हमें यहां भी ध्यान रखना पड़ता है आधे पे। यहां एम्पलीट्यूड इनफाइनाइट नहीं होता, लेकिन यहां भी बहुत ज्यादा हो जाता है, विच इज सफिशिएंटली गुड फॉर फेलियर्स। तो अगर हमारी शाफ्ट हॉरिजॉन्टल है तो इसका तो ध्यान रखना ही रखना है। यहां भी ध्यान रखना है कि शार्पली निकालो विद इन अ लेस टाइम, माइक्रो टू नैनो सेकंड। लेकिन किसी भी आंसर में, आप किसी भी क्वेश्चन में ये नहीं लगाएंगे। ये सिर्फ मैंने आपको इंटरव्यू के लिए बता दिया। कभी एग्जामिनर आपसे पूछ ले सेकंड कर्लिंग क्या होती है, बट दैट इज ओनली इन वर्टिकल में नहीं होगी ना। वर्टिकल में ये रोटर है, बेंड कहां करेगा? इसका वेट सिर्फ कंप्रेस करेगा ना। ये तो बेंडिंग में फेलियर है। इज इट क्लियर? मेन कर्लिंग स्पीड, आपसे कहीं भी कर्लिंग स्पीड पूछी जाती है अंडर रूट S/m। हाँ, आंसर अगर वो आरपीएम में देता है तो उसको कन्वर्ट कर लेंगे 60/2π से मल्टीप्लाई करके। क्लियर?